गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है और अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। और जो अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसमें हमने बहुत से टॉपिक कर चुके हैं। हमारे ऑलमोस्ट हमारा 50% वो चैप्टर जो हो चुका है। उसमें हमारा एक टॉपिक रहता है अल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन, हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। और उसके बाद हम अराइल हैलाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो हमारे सिलेबस में प्रिपरेशन मतलब अराइल हैलाइड को कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, उसकी केमिकल रिएक्शन और दो रिएक्शन है, एडिशन एलिमिनेशन एंड एलिमिनेशन एडिशन, दो टाइप के हमारे पास वहाँ पे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है SN1 रिएक्शन। जैसे SN2 रिएक्शन हमने स्टडी किया था, सेम उसी वे में हम SN1 रिएक्शन को स्टडी करेंगे। SN1 रिएक्शन, अगर मैं SN1 रिएक्शन की बात करूँ, SN1 रिएक्शन हमारे पास क्या होती है? S का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 यूनिमोलिकुलर। सो मैं इसको लिख सकता हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सो SN रिएक्शन में जैसे हमारे पास SN2 रिएक्शन में क्या था, वहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो दोनों स्टेप पे दोनों जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड सबस्टेट और जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल था उस पर डिपेंड कर रहा था। बट यहाँ पे जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल ओनली एंड ओनली सबस्टेट पे डिपेंड करता है जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। तो वैसे भी हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास SN1 रिएक्शन है, इफ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स if the rate determining step of a nucleophilic substitution reaction involves only the substrate alkyl halide and not the nucleophile। अगर वहाँ पे सिर्फ जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें सिर्फ ओनली अल्काइल हैलाइड अगर इन्वॉल्व हो रहा है, ओनली सबस्टेट, अगर वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहीं पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो जिस तरह की रिएक्शन होती है उनको हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन। ये हम ये कह सकते हैं कि द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्टेट और अल्काइल हैलाइड। तो जहाँ पे रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? सो मैं लिख रहा हूँ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्काइल हैलाइड। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्काइल हैलाइड। मैंने कहा जैसे यूनिमोलिकुलर, तो ये जिनका रेट, अगर मैं इसकी काइनेटिक की बात करूँ, रिएक्शन कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है SN1 रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर SN2 रिएक्शन थी, कैसी थी? सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हम लिख सकते हैं। सो SN रिएक्शन में जो हमारे पास मेनली जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है जनरेशन ऑफ कार्बोकटाइन पे, कि जो कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होती है सिर्फ वो उसी पे डिपेंड करता है। इसलिए मैंने कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ओनली वो अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है। और कार्बोकटाइन कहाँ से बनता है? अल्काइल हैलाइड से, बिकॉज जो हमारे पास सबस्टेट है कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन वहीं से होगी। जो हमारे पास सबस्टेट है कार्बोकटाइन वहीं से बनेगा। सो जो SN1 रिएक्शन होती हैं जनरली हमारे पास, मैं रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, या आप ये कह सकते हो कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो क्या है? जनरेशन ऑफ कार्बोकटाइन। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज जनरेशन, फॉर्मेशन एक ही बात है, जनरेशन ऑफ कार्बोकटाइन, कि जिस स्टेप में आपका कार्बोकटाइन जनरेट होगा वही स्टेप आपका क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग होगा SN1 रिएक्शन में। सो SN1 रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, हमारे पास मैकेनिज्म हम सेम वही लेंगे। हमारे पास क्या होगा? अल्काइल हैलाइड होगा, हम न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे, लेकिन जो जनरली हमारे पास यहाँ पे सोलवेंट रहेगा वो पोलर प्रोटिक सोलवेंट रहेगा। और उस केस में हमारे पास कार्बोकटाइन के थ्रू प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम वही प्रोडक्ट बनेगा,
मीन्स न्यूक्लियोफाइल, जो भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। जैसे मेरे पास ये है CH3 CH3, अल्काइल ब्रोमाइड में मैंने क्या डाला, हाइड्रोक्साइड आयन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल हम यहाँ पे कह सकते हैं, टर्सरी ब्यूटेनॉल प्लस Br नेगेटिव। और जो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अल्काइल हैलाइड है। जो रेट किस पे डिपेंड करेगा, ओनली अल्काइल हैलाइड पे करेगा। काइनेटिक मैंने आपको बता दिया, जैसे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड, हमारे पास यहाँ पे क्या CH3 ट्राइस Br। रेट किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। अब हमारे पास यहाँ पे दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है जनरेशन ऑफ कार्बोक्टाइन। पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्टाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जैसे मेरे पास ये है CH3 CH3 Br, इसका क्या क्या होगा, यहाँ पे आयनाइजेशन होगा और ये आयनाइजेशन होगा, स्लो स्टेप है, बनेगा क्या, कार्बोक्टायन। पॉजिटिव Br नेगेटिव। अब जो यहाँ पे कार्बोक्टायन बना है इस पे क्या अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल इस पे आके अटैक करेगा। ये स्लो स्टेप है, तो कैसा स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग। मैं इसको यहाँ पे RDS लिख देता हूँ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास OH नेगेटिव, वो इस कार्बोक्टायन पे आके क्या करेगा, अटैक करेगा। CH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यहाँ पे अटैक करेगा। ये कैसा स्टेप है, फास्ट स्टेप है। फास्ट स्टेप है तो ये किसी जो रिएक्शन होती है हमारे पास उसके रेट में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होता, OH। ओके, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है। सो ये हमारे पास मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, कार्बोक्टायन की जनरेशन होती है। स्टेप स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो, अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की टर्म में बात करूँ तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वहाँ पे ज़्यादा होगी। ये फर्स्ट स्टेप है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। ईजिली क्या करेगा, जो कार्बोक्टायन यहाँ पे बना है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के ड्रा करना चाहूँ इसको, तो मैं किस तरह से ड्रा कर सकता हूँ, इस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होगी। अगर आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म पता है तो आप इजीली किसी भी रिएक्शन का जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है उसको ड्रा कर सकते हो। आपको उसको रटने की जरूरत नहीं है कि आप उसको रटोगे कि किस तरह से हमारे पास ग्राफ होगा, कौन सा उसका हम लो जाएगा, कौन सा हाई जाएगा। आपको रिएक्शन के स्टेप पता है, कौन सा स्टेप स्लो है, कौन सा स्टेप फास्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है उसका आप इजीली आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पे क्या होगी हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, मैं बना देता हूँ CH3 Br प्लस OH नेगेटिव। दिस वन कोरस्पॉन्ड टू रिएक्टेंट, दिस वन कोरस्पॉन्ड टू प्रोडक्ट। और इसमें मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, दिस वन CH3 पॉजिटिव, सॉरी क्योंकि ये स्टेप क्या मेरे पास क्या यहाँ पे स्लो स्टेप है, तो ये
अगर ये कैसे बनेगा, जब ये इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके आएगा। ये रिएक्टेंट जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक मेरे पास यहाँ पे कार्बोकटायन की जनरेशन नहीं होगी। ओके, फिर ये इसको क्रॉस करेगा, फास्ट रिएक्शन है, और यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, COH प्लस Br नेगेटिव। मेरे पास दो ट्रांजिशन स्टेट होगी, ट्रांजिशन स्टेट 1 और ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी यहाँ पे 2 होगी। सो ये मेरे पास कार्बोकटायन है। कार्बोकटायन स्लो, जो ये रिएक्शन है स्लो क्यों है, क्योंकि जो कार्बोकटायन बन रहा है वो इस हाई एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके आएगा, जो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। तो इसको तो क्रॉस करना ईजी है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, इसलिए रिएक्शन कैसी है, फास्ट है। और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये रिएक्शन स्लो है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या वहाँ पे ज़्यादा है। सो इस तरह से जो आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है उसमें भी उसको वहाँ पे ड्रा कर सकते हो। ये ट्रांजिशन स्टेट है और यहाँ पे ये क्या है, इंटरमीडिएट, क्योंकि हमारे पास जो कार्बोकटायन बन रहा है वो क्या है, इंटरमीडिएट है। जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन है वो हमारे पास क्या वहाँ पे इंटरमीडिएट है, क्योंकि कार्बोकटायन इंटरमीडिएट होता है हमारे पास। और जो SN2 रिएक्शन थी, जैसे हमने उसमें डिस्कस किया था, हमारे पास वहाँ पे सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बनती है, हमने उसको दिखाया नहीं कि जो Br नेगेटिव जैसे यहाँ से रिलीज होगा तो वहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जब वो उसको अप्रोच करेगा देन वो भी एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू वहाँ पे आएगा। बट मेनली हमारे पास यहाँ पे जो कार्बोकटायन बनता है वो हमारे पास यहाँ पे मेन रहता है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो एक अल्काइल हैलाइड है, जब उसका आयनाइजेशन होता है वो रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो वहाँ पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर हमें इस जो हाई एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है जो हमारे पास यहाँ पे, अगर मुझे उसको क्रॉस करना है, जो बैरियर मेरे पास यहाँ पे है, इसको मुझे क्रॉस करने के लिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसको क्रॉस करने के लिए मुझे हाई एनर्जी की जरूरत है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है। इसलिए जो हमारे पास ये स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है, जो कार्बोकटायन जनरेट होता है। बट कार्बोकटायन जनरेट होने के बाद जब न्यूक्लियोफाइल कार्बोकटायन को अप्रोच करता है, वहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो कम है एज कम्पेयर टू दिस वन। जिस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू वो उसको अटैक कर रहा है उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या वहाँ पे कम है, इसलिए वो उसको इजीली क्या कर लेता है, अप्रोच कर लेगा। उस पर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा कार्बोकटायन पे वो फास्ट होगा और वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये तो हमने सिंपल मॉलिक्यूल की बात की कि हमारे पास जो SN1 रिएक्शन होती है वो किस तरह से होती है। ओके, ये तो सिर्फ हमारे पास SN1 रिएक्शन थी। बट जो हमारे पास SN1 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, उसका जो हमारा मेन यूज की अगर मैं बात करूँ, मेन एप्लीकेशन की बात करूँ, वो हमारा स्टार्ट होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री के थ्रू, कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है। यहाँ पे SN2 रिएक्शन में रिटेंशन, जो प्रोडक्ट रहता है हमारे पास इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है, यहाँ पे हमारे पास रेसमाइजेशन होता है, मिक्सचर बनता है प्रोडक्ट का, रिटेंशन भी होती है उसमें और इन्वर्जन भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं वहाँ पे। अब हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की। जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ, स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास रिएक्शन होती है कार्बोकटायन के थ्रू, और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो हमारे पास क्या होता है, कार्बोकटायन होता है। रिएक्शन किसके थ्रू होती है, कार्बोकटायन के थ्रू होती है। और कार्बोकटायन में जो कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp2 होती है। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री सेल्सियस होता है। सो स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात कर दूं, अगर मेरे पास कोई ऑप्टिकली एक्टिव कायरल मॉलिक्यूल है, क्योंकि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम एक कायरल मॉलिक्यूल या ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल से तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कोई भी कायरल मॉलिक्यूल चाहिए। कायरल मॉलिक्यूल हम किसी भी तरह कायरल मॉलिक्यूल ले सकते हैं, और ये हमें पता है कि जो रिएक्शन होती है वो कार्बोकटायन के थ्रू होती है। और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, जो मैं शेप कैसे, उसका जो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा और कैसा रहेगा, प्लेनर रहेगा। बॉन्ड एंगल अगर 120 डिग्री सेल्सियस है तो वो किस तरह से प्लेनर रहेगा। जो 3 कार्बन के अराउंड जो 3 अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट है ग्रुप है वो 120 डिग्री पे रहेंगे। और जो एम्प्टी p ऑर्बिटल रहेगी, जैसे मेरे पास ये है, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल ले लेता हूँ कोई, Br CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे C6H13, ये मेरे पास है R।
2 ब्रोमो ऑक्टेन, 2 ब्रोमो ऑक्टेन, 6 7 8 कार्बन आइटम है तो 2 ब्रोमो ऑक्टेन, और सेकंड पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन है। मैंने इसमें क्या डाला, सबसे पहले क्या होगा, कार्बोकटाइन की जनरेशन होगी तो आयनाइजेशन होगा, और जो आयनाइजेशन वाला स्टेप था वो कैसा था, स्लो स्टेप था। अब कार्बोकटाइन जो यहाँ पे जनरेट होगा, कार्बन CH3, यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन, यहाँ पे NC6H13, कार्बोकटाइन बनता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, एक एम्प्टी वहाँ पे क्या होगी, ऑर्बिटल होगी। जो कार्बन के अराउंड 3 सब्स्टिट्यूएंट है या 3 ग्रुप्स हैं, उनका बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री पे है, बट जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल है वो क्या परपेंडिकुलर है, प्लेन के वो क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। सेम मैंने SN2 के केस में आपको समझाया था, जो ऑर्बिटल एक ऐसी है परपेंडिकुलर की शेप में वहाँ पे रहेगी। तो अगर कार्बोकटाइन वहाँ पे बन रहा है, जो कायरल अल्काइल हैलाइड हमने लिया है, जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का उस कार्बोकटाइन पे, जो अटैक ऑफ द कार्बोकटाइन पे जो अटैक है, यहाँ पे साथ में Br नेगेटिव लिख लेते हैं। अब देखो इसकी दोनों साइड वैकेंट है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक फ्री कार्बोकटाइन बन रहा है, कंप्लीटली फ्री कार्बोकटाइन। हमारे पास कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन रही है। ओके, SN2 के केस में तक क्या था, हमारे पास वहाँ पे बैक साइड अटैक होता है, जो लिविंग ग्रुप होता है और जो इनकमिंग ग्रुप होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन और जो बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है वो साइमल्टेनियसली होती है। बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास फ्री कार्बोकटाइन बन रहा है। अब यहाँ पे जो मेरे पास हाइड्रोक्साइड आयन है, यहाँ पे किसकी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये किसकी फॉर्म में है, आयन पेयर की फॉर्म में है। अब मेरे पास जो हाइड्रोक्साइड आयन है पहले आयन पेयर की फॉर्म में रहेगा, ठीक है, उसके बाद सेकेंड ये कंप्लीटली कार्बोकटाइन में ब्रेक होगा, C, यहाँ पे क्या होगा, CH3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं NC6H13 प्लस Br नेगेटिव, यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। हम इसको दिखा लेते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री कार्बोकटाइन है यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे ध्यान से समझना कि हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट है, उसका आयनाइजेशन होगा, वो आयन पेयर की फॉर्म में ब्रेक होगा, आयन पेयर के बाद फर्दर वो कार्बोकटाइन में जनरेट होगा। अब वहाँ पे डिपेंड करता है कि कार्बोकटाइन कितना स्टेबल है। अगर कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबलाइज है, सपोज करो हाईली स्टेबलाइज कार्बोकटाइन है, हाईली स्टेबलाइज कार्बोकटाइन है तो कार्बोकटाइन की फॉर्म में ज़्यादा रहेगा। अगर कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी कम है तो आयन पेयर की फॉर्म में ज़्यादा रहेगा। वो डिपेंड करेगा हमारे पास जो कार्बोकटाइन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी किस तरह की। अब मेरे पास क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन इसके साथ भी अटैक कर सकता है और इसके साथ भी अटैक कर सकता है। बट अब यहाँ पे क्या है, जब ये आयन पेयर की फॉर्म में है तो समवट जो इसकी ये साइड है, ये साइड क्या है, जो फ्रंट साइड है वो जो Br नेगेटिव वहाँ पे आयंस की फॉर्म में है, अभी भी उसने समवट उसको ब्लॉक किया हुआ है। तो जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो इसको एक साइड से अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 हाइड्रोजन C6H13, मेरे पास ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। बट अगर फ्री कार्बोकटाइन बन रहा है, फ्री कार्बोकटाइन के पास दोनों पॉसिबिलिटी हैं, वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है। अगर आप इस प्रोडक्ट को देखो और इस प्रोडक्ट को देखो, इन दोनों में क्या है, एक दूसरे के क्या इन्वर्टेड है। Br किस साइड है, राइट हैंड साइड है, और उसमें हाइड्रोक्साइड आयन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। ये R कन्फिग्रेशन में है तो ये S कन्फिग्रेशन में है। इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, यहाँ पे S पॉजिटिव 2 ऑक्टेनॉल। ओके, अब यहां पे क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहे हैं। यहां पे इस साइड से अटैक करता है तो रिटेंशन होगा, और एक साइड से अटैक करता है तो इन्वर्जन होगा। तो हमारे पास यहां पे दो प्रोडक्ट बनेंगे। हाइड्रोजन NC6
H13 और साथ में एक प्रोडक्ट क्या बनेगा CHO CH3 हाइड्रोजन NC6H13। ये क्या है? रिटेंशन, दिस वन इज इन्वर्जन, और रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों क्या बना रहे हैं? रेशमाइजेशन। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? रेशमाइजेशन। सो इस केस में हमारे पास क्या है, जैसे कि मैंने बताया, नाउ इफ ए कार्बोक्टाइन इज फॉर्म्ड, जो कार्बोक्टाइन हमारे पास बना है कायरल अल्काइल हैलाइड से बना है, द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन दिस कार्बोक्टाइन, जो मेरे पास यहाँ पे कार्बोक्टाइन बना है, जो अटैक है न्यूक्लियोफाइल का वो किसी भी साइड से हो सकता है। एट आइदर लोब ऑफ द एमटीपी ऑर्बिटल कैन अकर विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो इस साइड से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड एंड बैक साइड बोथ साइड के वहाँ पे अवेलेबल है। अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड, देखो बी आर नेगेटिव इज एंड फ्रंट साइड। अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रंट साइड, एंड दिस वन इज बैक साइड। अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड गिव्स ए प्रोडक्ट विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? रिटेंशन, तो दिस वन प्रोडक्ट इज विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। एंड द अटैक फ्रॉम द बैक साइड गिव ए प्रोडक्ट विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो दिस इंप्लाइज दैट SN1 रिएक्शन एंड ऑन ऑप्टिकली एक्टिव मोलिक्यूल, SN1 रिएक्शन अगर मैं किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव मोलिक्यूल पे कर रहा हूँ तो मेरे पास वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? एक रेसिमिक प्रोडक्ट मिलेगा। ये वजह से मैंने यहाँ पे इसको क्या लिखा है? रेशमाइजेशन। रेशमाइजेशन आप कह सकते हैं, ओवरऑल प्रोसेस को रेशमाइजेशन कहते हैं, बट जो प्रोडक्ट का जो हमारे पास यहाँ पे मिक्सचर है, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन मीन्स R और S कन्फिग्रेशन के साथ, उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ये रेसिमिक प्रोडक्ट हमें वहाँ पे मिल रहा है, बट कंप्लीट रेशमाइजेशन नहीं होता यहाँ पे। अब ये नहीं होगा कि 50% इन्वर्जन, 50% मेरे पास इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा, 50% मेरे पास रिटेंशन का प्रोडक्ट होगा। ये नहीं है कि 50% R कन्फिग्रेशन होगी, दिस वन हैव S कन्फिग्रेशन एंड दिस वन हैज R कन्फिग्रेशन। मेरे पास यहाँ पे कंप्लीटली रेशमाइजेशन नहीं होगा कि 50% S प्रोडक्ट मिलेगा और 50% R प्रोडक्ट मिलेगा, बिकॉज जो आयन पेयर है वो भी मुझे क्या दे रहा है? इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, जो इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट है मेरे पास S कन्फिग्रेशन की प्रोडक्ट है, उसकी जो यील्ड रहेगी या उसका जो रेशो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट की वजह से। बिकॉज सबसे पहले क्या बनेगा? आयन पेयर बनेगा, आयन पेयर के बाद वहाँ पे कार्बोक्टाइन बनेगा। तो जो आयन पेयर बनता है वो डिपेंड करता है कार्बोक्टाइन कितना स्टेबल है। अगर कार्बोक्टाइन ज़्यादा स्टेबल है तब तो जो इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट है, ये जो आयन पेयर से इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है उसकी यील्ड कम हो जाएगी। बट अगर मेरे पास कार्बोक्टाइन की स्टेबिलिटी कम है तो आयन पेयर से भी मुझे जो यील्ड है 20 to 25% का मुझे वहाँ पे इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट मुझे वहाँ पे मिल सकता है कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट वो मुझे वहाँ पे दे दे। तो यहाँ पे होता क्या है कि इफ़ द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज फास्ट, अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट है तो इन्वर्जन प्रोडक्ट की जो वहाँ पे रेशो रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। इफ द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज फास्ट इट प्रेज्यूमली ऑकर्स ऑन द आयन पेयर्स, अगर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फास्ट होगा तो आयन पेयर पे होगा। बट द डिपार्टिंग हैलाइड आयन ऑलमोस्ट सील्ड द फ्रंट साइड, जो डिपार्टिंग हैलाइड आयन है उसने जो उसकी फ्रंट साइड है उसको ऑलमोस्ट सील्ड कर रखा है, उसको कहीं ना कहीं वहाँ पे उसको वो सील्ड कर रहा है, स्टीरिक इंटरेस्ट वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो हमेशा सिर्फ यहाँ पे बैक साइड ही पॉसिबल रहेगा। तो एक चीज़ का भी आप ध्यान रखना कि जो आयन पेयर के केस में हमारे पास हमें सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन के साथ हमें वहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। बट द डिपार्टिंग हैलाइड आयन ऑलमोस्ट सील्ड द फ्रंट साइड ऑफ द कार्बोक्टाइन इन द आयन पेयर, उसने फ्रंट साइड को सील्ड कर रखा है। फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल अटैक एज ए रिजल्ट बैक साइड अटैक इज प्रेफर्ड, यहाँ पे जो अटैक कैसे होगा वो बैक साइड अटैक होगा, बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक इज प्रेफर्ड एंड ए प्रोडक्ट विद इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन इज फॉर्म्ड ऑब्टेन्ड। इफ द न्यूक्लियोफाइल अटैक इज स्लो, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक इज स्लो है देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्री कार्बोक्टाइन, तो वहाँ पे क्या होगा? देन द आयन पेयर हैज सफिशिएंट टाइम, आयन पेयर के पास सफिशिएंट टाइम होगा वो फ्री कार्बोक्टाइन में डिसोसिएट हो जाएगा। इफ द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज स्लो देन द आयन पेयर हैज सफिशिएंट टाइम टू डिसोसिएट इनटू द कोरस्पोंडिंग फ्री कार्बोक्टाइन, दिस वन, इस फ्री कार्बोक्टाइन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। सो द न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस कार्बोक्टाइन कैन अकर फ्रॉम आइदर साइड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी, बैक साइड
as well as front side. So that give a mixture of product, inverted product as well as retention product, और वी कैन से दैट रेसिमिक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट. हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा जिसमें दोनों प्रोडक्ट रहेंगे, फ्रंट साइड अटैक से भी और बैक साइड अटैक से भी हमारे पास दोनों प्रोडक्ट की वहाँ पे फॉर्मेशन रहेगी. सो जो ओवरऑल रिजल्ट फ्रॉम टू रिएक्शन इज दैट द प्रोडक्ट इज ओनली पार्सली रेसमाइज्ड. मैंने क्या कहा था, कंप्लीटली रेसमाइजेशन प्रोडक्ट नहीं मिलता, हमेशा पार्सली रेसमाइज प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि इसमें जो इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है उसकी यील्ड कहीं ना कहीं या उसकी जो रेशो होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो मेरे पास क्या होता है, रिटेंशन प्रोडक्ट होता है. फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट एक्सटेंट ऑफ रेसमाइजेशन, जो एक्सटेंट ऑफ रेसमाइजेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री कार्बोक्टाइन, ये हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. It is clear that the extent of racemization depends upon the stability of the carbocation. The more stable carbocation give racemic racemization. अगर carbocation ज़्यादा होगा तो racemization का प्रोडक्ट मिलेगा, while the less stable carbocation give a product with net inversion of configuration. वही सेम बात, अगर कार्बोक्टाइन हाईली स्टेबलाइज है तो रेसमाइजेशन का प्रोडक्ट मिलेगा, अगर कार्बोक्टाइन की स्टेबिलिटी कम है तो आयन पेयर की फॉर्म में ज़्यादा रहेगा, और आयन पेयर की फॉर्म में मुझे क्या मिलेगा, नेट इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन वाला जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा. सो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसी है न्यूक्लियोफाइल की एंड स्टेबिलिटी कैसी है कार्बोक्टाइन की. अगर कार्बोक्टाइन की स्टेबिलिटी अच्छी है तो रेसमाइजेशन का प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर कार्बोक्टाइन की स्टेबिलिटी लो है या कार्बोक्टाइन की स्टेबिलिटी वहाँ पे कम है तो मुझे जो नेट कन्फिग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा वो इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन के साथ. अब हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्टाइन बन रहा है नहीं बन रहा है, इसके लिए क्या एविडेंस है हमारे पास, इसके लिए हमारे पास क्या एविडेंस है, इसके लिए भी हमारे पास एक एविडेंस है, एविडेंस फॉर कार्बोक्टाइन फॉर्मेशन. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एविडेंस फॉर कार्बोक्टाइन. और नेक्स्ट टॉपिक इज एविडेंस फॉर कार्बोक्टाइन. एविडेंस फॉर कार्बोक्टाइन इंटरमीडिएट. एविडेंस फॉर कार्बोक्टाइन इंटरमीडिएट. सो जो SN1 रिएक्शन होती है हम उसको करा रहे हैं बेंज हाइड्राइल क्लोराइड पे. जो हमारे पास हमें जो कार्बोक्टाइन देता है यूजुअली स्टेबल कार्बोक्टाइन दे रहा है. अगर मेरे पास ये है C6H5CH C6Cl और मैंने रिएक्शन कराई लिक्विड SO2 में, और यहाँ पे मेरे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, वो इस पे अटैक करेगा ये इधर, और प्रोडक्ट मेरे पास ये बनेगा. C6H5 प्लस Cl नेगेटिव. अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे ये कैसे प्रूव किया कि हमारे पास एक्चुअल में कार्बोक्टाइन बनता है. अब जैसे ये Cl इससे रिमूव होगा मेरे पास क्या बनेगा, कार्बोक्टाइन बनेगा. बट कार्बोक्टाइन बनने के बाद जो मेरे पास यहाँ पे दो, एक तो Cl नेगेटिव होगा क्लोराइड आयन और एक F नेगेटिव होगा, दोनों ही न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी की वहाँ पे अच्छी है. सो दोनों ही क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच, कार्बोक्टाइन को अप्रोच करेंगे. दोनों ही क्या करेंगे, कार्बोक्टाइन को अप्रोच करेंगे. अगर वो कार्बोक्टाइन को अप्रोच कर रहे हैं तो मीन्स मेरे जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें रिएक्टेंट के साथ साथ मुझे मेरा प्रोडक्ट भी मिलेगा, अगर कार्बोक्टाइन वहाँ पे नहीं बन रहा. इस तरह से मैं इसको दिखा देता हूँ आपको. ये मेरे पास क्या है, CH C6H5 सोलो रिएक्शन होगी, ये कार्बोक्टाइन बनेगा. अब कार्बोक्टाइन बनने के साथ साथ मेरे पास यहाँ पे क्या है, Cl नेगेटिव है, कार्बोक्टाइन प्लस क्लोराइड आयन, तभी कार्बोक्टाइन जनरेट हुआ. अब मेरे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, F नेगेटिव है जो रिएक्शन देगा. लेकिन बट यहाँ पे नोटिस क्या किया गया कि F नेगेटिव के साथ साथ Cl नेगेटिव ने कार्बोक्टाइन पे अटैक किया. मीन्स मेरे पास यहाँ पे स्टेबल कार्बोक्टाइन बन रहा है, तभी पॉसिबल है कि जो क्लोराइड आयन है वो उस कार्बोक्टाइन पे अगेन रिएक्ट कर रहे हैं. अगर तभी वहाँ पे वो क्या कर रहा है, अगेन रिएक्ट कर रहा है. अगर यहाँ पे कार्बोक्टाइन नहीं बनता तो ये पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती. मेरे पास यहाँ पे क्या, ये भी इस पर अटैक कर रहा है और
ये भी इस पर अटैक कर रहा है, मेरे पास क्या बन रहा है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। सो इस मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट से मुझे हमें यहाँ पे क्लियर हुआ कि जो मेरे पास यहाँ पे कार्बोक्टायन है वो फ्री कार्बोक्टायन है। ओके, इसमें मेरे पास क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है, वही इस पे डिपेंड करे, रेट ऑफ डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्टेट, अल्काइल अराइल हैलाइड पे डिपेंड करेगी। These observation can be explained if you assume that a carbocation is formed as an intermediate in the rate determining step of the reaction. So अगर कार्बोक्टाइन वहाँ पे बन रहा है, this carbocation can be attacked either by fluoride ion और chloride ion with equal ease, क्योंकि जो कार्बोक्टाइन बन रहा है उसको फ्लोराइड आयन भी अटैक कर सकते हैं और क्लोराइड आयन भी अटैक कर सकता है। एज द कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड आयन इंक्रीजेस आइदर बाय ग्रेजुअल आयनाइजेशन, जैसे आयनाइजेशन होगा या कार्बोक्टाइन बनेगा, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज होनी वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ओके, दे स्टार्ट कंपीटिंग विद फ्लोराइड आयन, वो फ्लोराइड आयन के साथ कंपीट करेगा। एज ए रिजल्ट स्टार्टिंग मटेरियल गेट्स जनरेटेड, दिस वन इज द स्टार्टिंग मटेरियल, ये हमारा क्या था, रिएक्टेंट था। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज क्लोराइड आयन इसके साथ अटैक करेगा। जैसे ही क्लोराइड आयन इसके साथ क्या अटैक करेगा, अगेन क्या बनेगा, रिएक्टेंट बनेगा। रिएक्टेंट अगेन कार्बोक्टाइन में जनरेट होगा, अगेन Cl नेगेटिव उस पर अटैक करेगा। सो तो ओवरऑल हम बात कह सकते हैं कि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज हमारे पास जो लीविंग ग्रुप है, जो हमारे पास स्टार्टिंग का अल्काइल हैलाइड हमने यूज किया उसमें जो लीविंग ग्रुप है और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, दोनों की न्यूक्लियोफिलिसिटी एक दूसरे के कंपेरेबल है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कंपीट कर रहे हैं, और कंपीट करने की वजह से हमारे पास वहाँ पे ये अल्काइल हैलाइड बन रहा है, रिएक्टेंट बन रहा है। और ये तभी पॉसिबल है अगर वहाँ पे फ्री कार्बोक्टाइन बन रहा है। अगर वहाँ पे फ्री कार्बोक्टाइन की पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये भी पॉसिबिलिटी कभी भी जनरेट नहीं होगी कि हमारे पास रिएक्टेंट बने और रिएक्टेंट बनने के बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन है वहाँ पे वो डिक्रीज हो जाए। सो इससे क्लियर हुआ कि हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल में ही कार्बोक्टाइन बनता है। इसको प्रूव करने के लिए हमें इस रिएक्शन की हेल्प से हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल में ही कार्बोक्टाइन की फॉर्मेशन हो। एक चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना, हमारे पास हमेशा रेसमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन प्रोडक्ट भी रहेगा, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन के साथ भी प्रोडक्ट रहेगा। मीन्स अगर रिएक्टेंट की आर कन्फिग्रेशन है तो प्रोडक्ट में हमें दोनों कन्फिग्रेशन के प्रोडक्ट मिलेंगे, आर एज वेल एज एस। ओके, और वो किस पे डिपेंड करेगा कि हमें नेट रेसमाइजेशन मिलेगा या नेट इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन मिलेगा, वो डिपेंड करेगा हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्टाइन, कि जो हमारे पास कार्बोक्टाइन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी वहाँ पे किस तरह की है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा SN1 रिएक्शन क्या होती है, उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।